सो वी आर बैक। हाँ, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में क्या जो किया था उसके कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में हम ये सब। लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, है ना। हमने लिस्ट प्रिपेयर किया था, कुछ 8 to 9 कुछ फैक्टर्स था हमारा, है ना। तो वो फैक्टर्स को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फैक्टर हमारी डिमांड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। मैंने बताया था जो शुरू के 5 फैक्टर्स थे वो इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल में से वो 5 ही हैं, और मार्केट में आपके पूरे मार्केट डिमांड को जब अफेक्ट करने की बात आएगी तो वहां पे आपके पूरे 9 फैक्टर्स काम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा फैक्टर हमारी डिमांड को किस तरीके से प्रभावित करता है। आई बात समझ में? चलो देखने का। तो बच्चों सुनना है ना, सुनने का, अच्छे से सुनने का कि क्या बोलता, नहीं समझ में पड़े कुछ तो पूछने का, ठीक है, बट अच्छे से सुनने का भी। तो सबसे पहले सर, याद है मैंने कल एक बात बताई थी आपको, जब भी क्वांटिटी डिमांडेड की बात होगी तो नाम साथ में किसका लिया जाएगा? प्राइस का। कहा था कल कुछ ऐसा? पहले बोलो हाँ, नहीं बोला तो भी बोलो हाँ। हाँ, और डिमांड की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे हम लेंगे क्या? एफओटीपी, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, तो सर ये जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ना, इसका जो रिलेशन रहेगा वो केवल और केवल किससे रहेगा बच्चों? क्वांटिटी डिमांडेड से रहेगा। ठीक है, और बाकी के जो फैक्टर्स बचे, बाकी के जो 8 जो फैक्टर्स बचे, इनका जो रिलेशन रहेगा, ये बाकी के जो 8 फैक्टर्स जो बचे बच्चों, इनका जो रिलेशन रहेगा, इनका रिलेशन किससे रहेगा? इनका रिलेशन रहेगा डिमांड से। इससे डिमांड से। तो इसका मतलब सर ये गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब ये 8 फैक्टर्स ही क्या हैं? यही एफओटीपी है। समझे ये बात? ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो 8 फैक्टर्स है यही क्या है? एफओटीपी है, यानी फैक्टर्स अदर देन प्राइस ही क्या है? ये 8 फैक्टर्स हैं। ये 8 फैक्टर्स का रिलेशन किससे चलेगा? डिमांड से। मतलब जब भी बात आएगी इन 8 फैक्टर्स की, जब भी 8 फैक्टर्स का नाम लेंगे तो याद रखना कौन चेंज होगा? डिमांड चेंज होगी। ठीक है, जब भी एफओटीपी में चेंज आएगा, यानी कि इन 8 फैक्टर्स में से किसी में भी कोई चेंज आएगा तो कौन चेंज होगा? डिमांड चेंज होगी। और जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आएगा तो कौन चेंज होगा? क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? एफओटीपी कल बोला था मैंने, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स, तो बाकी सारे फैक्टर्स कौन? ये 8 जने। ठीक है, चलो तो देखते हैं कौन सा फैक्टर हमारे डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करता है, देखने का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले वाले से। पहला है हमारा प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी। अभी हाँ, ये फैक्टर्स आपको गिवन नहीं है आपके मटेरियल में, तो पॉज करके लिख लेने का। तो साथ ही साथ मैं जो ये बताता जाऊंगा आपको इनके इम्पैक्ट, उनको भी साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, आप लोग भी जो घर में बैठे हैं साथ ही साथ लिखते चलना, पॉज कर करके बीच में लिखते चलना, सो दैट आपको भी क्या रहेगा? दिमाग में रहेगा कि कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। समझो एमसीक्यू पेपर है, अभी वहां पे हमारे पास टाइम लिमिटेड रहेगा, तो लिमिटेड टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। तो वहां पे हम ऐसा नहीं कि सोचे बैठ के कि हाँ ये वाला फैक्टर ऐसे कर रहा था, वो वाला ऐसे। आपको ये सब बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ये सारा दिमाग में एकदम से क्लिक आना चाहिए। जैसे ही नाम सुना पता रहना चाहिए कि हाँ कि इसका तो नेगेटिव रिलेशन है, इसका पॉजिटिव रिलेशन है, इसके बढ़ने से ये कम होगा, ऐसे कम होने से ये बढ़ेगा। तो वो चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपके। समझ में आ रही है मेरे बात? अरे समझ रहे हो ना? हाँ, तो उस चीज के लिए साथ साथ लिखते चलने का कि कौन से फैक्टर का डिमांड पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ताकि वहां पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ भी सीन दिखा तो फटाफट से आपके दिमाग में आ गया कि हाँ इसका इम्पैक्ट ऐसा रहेगा। समझ रहे मेरी बात? ओके, देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या? प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइस का मैंने बोला, प्राइस में अगर चेंज आएगा तो बच्चों किस में चेंज आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में। और यहाँ पे बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम। ये बात तो आप भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं। पर ध्यान रखने का कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम, व्हिच मींस अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्रीज, एंड इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज।
लिख तो चलने का इसको, है ना, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा सा लिखने का। बताते हैं क्या लिखने का। इफ प्राइस इंक्रीजेस quantity demanded will decrease, and if price decreases quantity demanded will increase, which proves that there is an inverse relation between the price of the commodity and quantity demanded। आई बस समझ में? तो पहला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है that there is an inverse relation between price and quantity demanded। क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करने वाला एक ही फैक्टर था, वो हमने देख लिया, उसका इनवर्स रिलेशन है। तो पहला हुआ क्लियर। एक बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा जो फैक्टर रहेगा वो किसको अफेक्ट करेगा बच्चों? अब जो भी फैक्टर आएंगे किसको अफेक्ट करेंगे? डिमांड को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वन हमारा आता है दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों हमारा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर जो है उसकी इनकम लेवल क्या है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम क्या करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसा मैं करूंगा वैसा आप भी कर लेने का, ठीक है। पॉज वॉज करके फिर आप आराम से कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यस, तो बात करते हैं हम इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर की, ठीक है। इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर बच्चों इस समझना, इसके दो हमारे पास एस्पेक्ट्स रहेंगे, दो तरीके से हम इसको देखेंगे यहाँ पे। दो तरीके से कैसे देखेंगे मतलब ऐसा है, यहाँ पे हम इसको बाइफरकेट कर लेंगे दो पार्ट्स में। एक तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड और एक इंफीरियर गुड्स का डिमांड, या जिसे हम कहेंगे गिवन गुड्स का डिमांड, ठीक है। अभी गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स ऑल्दो सेम थिंग नहीं है, बट इनका जो इनकम के साथ रिलेशन होता है बच्चों सेम रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम एक साथ दिया आपको। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स थोड़े कम अलग अलग हैं, बट स्टिल इनका जो रिलेशन रहता है इनकम के साथ वो सेम रहता है, इसलिए मैंने साथ में लिख के दिया है, ध्यान रखना। तो इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ये नॉर्मल गुड्स के लिए इसका इंपैक्ट अलग रहता है, तो वहीं इंफीरियर या गिवन गुड्स के लिए इसका इंपैक्ट अलग से रहता है। नॉर्मल गुड्स की बात करें, सर नॉर्मल गुड्स क्या, पहले वो तो बताओ बेटा। नॉर्मल गुड्स वो जनरली जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इससे अच्छा डेफिनेशन कुछ नहीं है। अगर आप सिंपल चीजें रखना, अगर चीजों को सिंपल रखना चाहते हो तो इतना समझ लो, ऐसी कुछ चीजें जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स। अब आप बोलोगे सर लॉ ऑफ डिमांड तो पता है नहीं, हम क्या समझ लें? तो भी लॉ ऑफ डिमांड बताएंगे आपको। अब ऐसा समझने का, हम बीइंग अ कंज्यूमर, हम नॉर्मली जो चीजें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिन पे हम देखते हैं कि जिनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, या जिनका प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो ऐसी कुछ कमोडिटीज जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल गुड्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स। मतलब समझो, हम जो चीजें यूजुअली यूज करते हैं ना, ठीक है, वो सब किस में आती है? नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये रहता है बच्चों नॉर्मल गुड्स का, ऐसा कोई भी गुड जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा हो, जिसका इनवर्स रिलेशन हो प्राइस के साथ, ठीक है। वहीं इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स बच्चों ये वो गुड्स रहते हैं जिनका क्वालिटी थोड़ा कम रहता है। नॉर्मल गुड्स का क्वालिटी इनके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा रहता है, सुपीरियर होता है, बट वहीं ये वो गुड्स होते हैं जिनका क्वालिटी क्या रहता है? थोड़ा कम रहता है, ठीक है। बेसिकली चीप होते हैं ये गुड्स, प्लस इनका मेन बात अगर मैं कहूँ तो दे हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये जो गुड्स है आपका इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स, दे हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब जनरली ऐसा होता है, हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है ना, ऐसा ही होता है। हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारा खर्चा बढ़ा देते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं। बट इन केस ऑफ गिवन गुड्स, इनके केस में उल्टा होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, दे हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गिवन गुड्स। जनरली कोर्स ग्रेन्स, है ना, या जो सस्ती चीजें होती हैं, ठीक है, जिनका क्वालिटी बहुत ही कम रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, गिवन गुड्स। समझ में आ रही मेरी बात है? समझ में आ रही मेरी बात है? ऐसा अभी दो चीजें समझना, एक तो एडिडास का शूज और एक होता है एबिबास, है ना, देखा है।
तो जो एडिडास है ऐसा समझ लो वो नॉर्मल गुड हो गया, और जो एबिबास है उसी का नाम लेके उसको थोड़ा, उसका क्वालिटी थोड़ा बेकार सा है, तो वो जो क्या हो गया, इनफीरियर गुड हो गया। जब हमारे पास पैसे कम रहेंगे तो हम एबिबास खरीदेंगे, पर जब हमारे पास पैसे ज्यादा रहेंगे तो हम एडिडास खरीदेंगे। समझ रहे हो ऐसा। तो बात करें इनकम के इफेक्ट की ऑन डिमांड, तो बेटा नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का जो रिलेशन है बेटा वो रहता है हमारा डायरेक्ट रिलेशन। मैं इसको डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकता हूं, या मैं इसको पॉजिटिव रिलेशन भी बोल सकता हूं। ठीक है, यानी कि अगर इनकम बढ़ा तो इन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, और यदि इनकम कम हुआ तो इन गुड्स का डिमांड भी कम हो जाएगा। ठीक है, यदि इनकम बढ़ा तो इन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, यदि इनकम कम हुआ तो इन गुड्स का डिमांड भी कम हो जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो इस तरीके से इनकम का इम्पैक्ट होता है नॉर्मल गुड्स के ऊपर। ये क्या रिलेशन है, क्या कैसे अफेक्ट करता है इनकम, कि इनकम अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड विल इंक्रीज ऑफ नॉर्मल गुड, एंड इनकम अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड विल डिक्रीज ऑफ नॉर्मल गुड्स। वहीं हम बात करें उल्टा इसकी गिवन गुड्स की या इंफीरियर गुड्स की, चीप क्वालिटी गुड्स की, तो इनके केस में थोड़ा उल्टा होता है। मैंने बताया आपको कि दे हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पे इन गुड्स का हमारी डिमांड के ऊपर कैसा इम्पैक्ट रहता है, कैसा इनका रिलेशन रहता है, दे हैव नेगेटिव रिलेशन विद डिमांड। नेगेटिव रिलेशन कहो या इनवर्स रिलेशन कहो। ठीक है, which means यदि इनकम अगर कंज्यूमर का कम हो गया तो इन गुड्स का उस केस में डिमांड बढ़ जाता है, और यदि कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है ना तो इन गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। समझ रहे मेरी बातें, अभी समझो। मेरे पास पैसे कम है, इनकम कम है, तो ही मैं क्या करूंगा, सस्ती चीजें खरीदूंगा। तो इनकम कम है तो इन गुड्स की डिमांड ज्यादा रहती है। बट मान लो मेरा इनकम लेवल बढ़ गया, है ना, मेरा इनकम लेवल बढ़ गया, तो मैं करूंगा, मैं इन चीजों का साथ छोड़ दूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल गुड्स से कंजप्शन के ऊपर आ जाऊंगा। तो इसीलिए इनका क्या होता है बच्चों, इनवर्स रिलेशन हमको देखने को मिलता है कि यदि इनकम ज्यादा होती है हमारी, तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और यदि हमारी इनकम कम हो जाती है तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी डिमांड। नॉर्मल गुड्स के ऊपर अलग, इनफीरियर गुड्स के ऊपर अलग। तो पॉज करो, कॉपी कर लो, और तुम लोग तो ये कॉपी करो। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, तो बहुत ही सीधी सीधा सा बात है, यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऐसा है कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट या कंज्यूमर की प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में है, ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट या किस कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, किसी कमोडिटी के फेवर में है, तो उस कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं कंज्यूमर का टेस्ट या कंज्यूमर की प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के अगेंस्ट में है, तो उस कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा। कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में है तो डिमांड विल इंक्रीज, एंड इफ कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, उस कमोडिटी के अगेंस्ट में है, तो डिमांड विल डिक्रीज। आ रही बात समझ? एक बात और, अभी सर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में अगेंस्ट में कैसे होगा? तो बेटा कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस जो होती है वो डिपेंड करती है सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर। वो मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स को भले ही। कंज्यूमर का टेस्ट या कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है बच्चों, वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, है ना। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रेंड्स और फैशन, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन। दिख रहा है क्या? ना ज्यादा नियॉन, ज्यादा नियॉन हो गया ना। रुको 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 रुको। ट्रेंड्स ऑफ फैशन और क्लाइमेटिक
कंपटीशन। ठीक है, बेसिकली ये दो फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ट्रेंड्स, अभी समझो किसी चीज का ट्रेंड चल गया तो कंज्यूमर, जिस चीज का ट्रेंड चला, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। अगर फेवर में शिफ्ट हो गया तो उस कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। और ऐसा कोई कमोडिटी जो ट्रेंड के बाहर हो गया, फैशन के बाहर हो गया है, तो उस कमोडिटी के अगेंस्ट चला जाएगा हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस, और उस कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों, कम। सिमिलरली क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। सर्दी का मौसम है तो सर्दी का मौसम है तो हमारा कुछ गरम गरम खाने का मन करेगा, वहीं गर्मी का मौसम है तो ठंडा खाने का मन करेगा। तो इसी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या करती है, किसी कमोडिटी के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्या करती है, चेंज करती है, कभी उसके फेवर में लाती है तो कभी उसके अगेंस्ट में। तो ध्यान रखने का जब भी किसी कमोडिटी के फेवर में हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जाएगा तो उसका डिमांड विल इंक्रीज, एंड अगर उस कमोडिटी के अगेंस्ट में चला गया तो डिमांड विल डिक्रीज। ठीक है, दैट्स हाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए दूसरा फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स को समझते हैं ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी क्या कर सकता है, हमारी डिमांड के ऊपर क्या कर सकता है, इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हाउ विल द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ आवर कमोडिटी। तो देखने का पहले समझते हैं रिलेटेड गुड्स होता है क्या बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस किस तरीके से आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा। अभी रिलेटेड गुड्स क्या, वो कहावत सुनी तुम लोगों ने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। मतलब शादी किसी और के घर में हो रही है, दीवाना कोई और हो रहा है ना। तो वैसे रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स का सीन ऐसा है, प्राइस किसी और का चेंज हो रहा है, डिमांड किसी और की चेंज हो रही है। समझ रहे हो, प्राइस तो किसी और का चेंज हो रहा है और डिमांड किसी और की चेंज हो रही है। तो ऐसी दो कमोडिटी जिसमें प्राइस किसी और का चेंज हो और डिमांड किसी और की चेंज हो जाए, तो ऐसी दो कमोडिटीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स। ऐसे दो गुड्स जिसमें चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट द चेंज इन डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। क्या क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करने का, क्या, चेंज इन प्राइस ऑफ वन commodity affects the demand of another commodity is termed as related goods। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। तो रिलेटेड गुड्स में बच्चों ऐसा रहता है, हमारे पास दो तरह के रिलेटेड गुड्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या सर, ये गुड्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, हमारी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइस किसी और का चेंज होगा तो डिमांड किसी और की चेंज होगी। रिलेटेड गुड्स में भी क्या, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या, कि ये वो गुड्स हैं विच कैन सब्स्टिट्यूट द यूज ऑफ ईच अदर। ऐसी दो कमोडिटीज जो एक दूसरे की जगह काम में आ सकती हैं, जो एक दूसरे के यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। तो ऐसे दो गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। चाहे आप पेप्सी पियो या कोक पियो, बात एक ही है ना। ठीक है, चाय कॉफी, चाहे आप ये सैमसंग का फोन यूज करो या वन प्लस का फोन यूज करो, फोन तो फोन है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है दोनों। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो ऐसी गुड्स विच कॉम्प्लीमेंट्स द यूज ऑफ ईच अदर, ऐसी कमोडिटीज विच कॉम्प्लीमेंट्स द यूज ऑफ ईच अदर, ऐसी दो कमोडिटीज जो एक दूसरे के यूज को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, जिनका एक दूसरे के बिना यूज ही अधूरा है। ठीक है जैसे टेलीविजन और इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ठीक है, ऐसे दो गुड्स जो एक दूसरे के यूज को क्या करें, कॉम्प्लीमेंट करें। मोबाइल फोन और मोबाइल फोन का चार्जर। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। यानी इनको इनका जो यूज है वो साथ में ही हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो ये दो तरह का आपका गुड्स होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, यानी रिलेटेड, हमने बोला था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। तो रिलेटेड गुड्स में दो हैं, एक तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स है यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा वो हम देखें। ठीक है,
तो सुनने का एग्जाम्पल लेके चल देते हैं, आराम से एक बार में समझ आ जाएगा, कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। वही पेप्सी कोक का, 10 रुपए की पेप्सी। ये भी 10 रुपए की, ये भी 10 रुपए की। अभी पेप्सी हो गई 12 रुपए की, कोक वही 10 रुपए की है, तो क्या लगता है क्या होगा? कोक का डिमांड बढ़ जाएगा? अरे पेप्सी की डिमांड की बात नहीं कर रहे, कोक का डिमांड, पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ा तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा ना, है ना? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी हमको देखने को मिल रहा है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ गया। तो वी कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ ये मत देखना कि पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड्स, हम डिमांड देख रहे हैं रिलेटेड गुड्स के संदर्भ में, कि एक कमोडिटी का प्राइस दूसरी कमोडिटी की डिमांड को कैसे इंपैक्ट डालेगा, तो वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी affects the demand of another commodity. So in case of substitute goods, there is a direct relation, there is a positive relation that if price of one commodity increases, या price of one substitute goods increases, the demand for another substitute goods will also increase. And similarly, if price of one commodity, one substitute good decreases, the demand for another substitute goods will also decrease. So there is a direct relation between price of one substitute goods and the demand of another substitute good. Got it? आई समझ में बात? अरे आया ना? हाँ, वेरी गुड। वहीं बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ऐसा है, कार पेट्रोल लेके चल लेते हैं सीधा सा एक बार में, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी कोई कार था 2 लाख का मिल रहा था, अब वो कार मिल रहा है 1.5 लाख का, ठीक है? तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। कार का डिमांड बढ़ेगा तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पानी से थोड़ा चलाओगे, अरे डीजल से चलाओगे तो बेटा डीजल भी तो एक तरह का लुब्रिकेंट है ना, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा। हाँ, तो पेट्रोल का यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो प्राइस कम होने से कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी होगी, और अगर कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो उसको चलाने के लिए उसका जो, या उसके यूज के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द डिमांड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द डिमांड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे पेट्रोल का अगर प्राइस, नवी कार का प्राइस कम हुआ बच्चों, तो कार का प्राइस कम हुआ तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो उसके लिए पेट्रोल भी ज्यादा चाहिए ना, तो उससे पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना? कार का प्राइस कम हुआ पर पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया, तो इसलिए वी कैन से दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द डिमांड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या करता है? हमारी डिमांड को इंपैक्ट डालता है, इंपैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? तो दिस वाज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कॉपी करने का इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट। फिर आता है हमारा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। वाह जी वाह, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। तो बेटा यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को हम जो लेके चलेंगे ना, वो एक्सपेक्टेशन हम लेके चलेंगे रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस, ठीक है? कंज्यूमर का जो हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम लेके चलेंगे, हम एक्सपेक्टेशन, कौन सा एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे? रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अभी इसके भी 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो इसको आप देखो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसको आप देखो चेंज इन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दोनों क्लियर करता हुआ चलता हूं, ठीक है? अभी समझो कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है दैट इन नियर फ्यूचर
प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, तो क्या लगता है डिमांड आज बढ़ा दोगे? तुमको पता है कि पेट्रोल के भाव आज रात 12 बजे से क्या होने वाले हैं, 200 रुपए प्रति लीटर होने वाला है, 200 रुपीज पर लीटर होने वाला है। तो क्या करोगे, अभी के अभी भागोगे और घर में जितने बर्तन वगैरह रखे हैं, जितनी टंकियां रखी है, सबको पेट्रोल से भरवा लोगे? हाँ, ऐसा ही करोगे? तो अभी कंज्यूमर अगर ऐसा एक्सपेक्ट करे है ना, एक्सपेक्ट कि दैट देयर विल बी अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो कंज्यूमर प्रेजेंट में क्या करेगा, अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। सिमिलरली इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट देयर इज अ फॉल, दैट देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को प्रेजेंट में क्या कर लेगा, कम कर लेगा। तो कि फिर वो वेट करेगा कि जब प्राइस कम होगा ना, तब मैं करूंगा डिमांड को बढ़ाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से दैट्स हाउ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस वर्क। के कब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ जाएगा प्रेजेंट में। एंड इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो कंज्यूमर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, वहीं हम बात करें अवेलेबिलिटी को लेकर, तो अगर हमको कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट दिस पर्टिकुलर कमोडिटी विल नॉट बी अवेलेबल इन फ्यूचर, तो प्रेजेंट में क्या कर लेंगे, हम उसका डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही इसका पहलू रहेगा कि इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द पर्टिकुलर कमोडिटी विल नॉट बी अवेलेबल इन फ्यूचर, विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, तो इन दैट केस डिमांड प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, उस कमोडिटी का बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट द डिमांड। आया समझ में बच्चों? आ रहा है ना? अरे हाँ बोलने का। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन एक तो प्राइस के तरीके से देखने का, अगर ऐसा लगता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ा दोगे आज, ऐसा लगता है प्राइस कम होने वाला तो डिमांड कम कर लोगे। अगर तुमको लगता है कि अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो आज ही डिमांड तुम बढ़ा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के भी दो पहलू रहेंगे हमारे पे, वो दोनों पहलू बता देता हूँ मैं आपको। एक तो रहेगा बच्चों टैक्स, एक रहेगा सब्सिडी। लिखते चलना तुम लोग भी साथ साथ। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या करेगा, दो तरीके से हमारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, एक तो टैक्स के थ्रू, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू, और एक सब्सिडी के थ्रू। अभी टैक्स अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया, इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स, तो क्या होगा, कंज्यूमर का डिमांड उस कमोडिटी के लिए कम हो जाएगा। अगर वहीं गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को विड्रॉ कर लेती है या टैक्स की रेट को कम कर देती है, तो इन दैट केस डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके से इंपैक्ट करेगा, एक तो टैक्स के फॉर्म में और एक सब्सिडी के फॉर्म में। इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स, टैक्स इंपोज करती है, टैक्स का रेट बढ़ा देती है, तो इन दैट केस डिमांड विल फॉल। एंड इफ गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को विड्रॉ कर लेती है, टैक्स की रेट को कम कर देती है, तो इन दैट केस डिमांड विल इंक्रीज। आई बात समझ में? लिख लेने का ये चीज। साथ ही साथ सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमको सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसी कमोडिटी की, तो उसका डिमांड तो हमारे लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्सिडी मिलेगा तो प्राइस कम होगा, है ना। प्राइस कम रहेगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, फिर आता है हमारे पे क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस भी बोल सकते हैं उसको, वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस में ऐसा बच्चों, वेदर कंडीशंस कैन आल्सो अफेक्ट डिमांड, कि जिस तरह का वेदर रहेगा उसी, मतलब एक तरीके समझो इसका लिंक तो तुम्हारा उससे ही बढ़ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, है ना। इसका लिंक तो किससे बढ़ गया तुम्हारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। कि अगर जिस तरह का वेदर हुआ, जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ, तो एक जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके फेवर में डिमांड जा रहा है, उसके फेवर में टेस्ट प्रेफरेंस जा रहा है, या उसके अगेंस्ट में। तो ये सिमिलर हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, देन आता है डेमोग्राफिक सिचुएशन। डेमोग्राफिक सिचुएशन मतलब कि वो जो पॉपुलेशन है का साइज जो हमको दिया हुआ है वो क्या है, क्या उस पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं या बुढ़े ज्यादा हैं, अडल्ट ज्यादा हैं या क्या चीज है, सेक्स रेशियो क्या है, क्या लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं। तो ये सारा चीजें भी क्या करता है, हमारी डिमांड को तो नहीं करता, पर मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। ये इंडिविजुअल को डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, ये मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है ना। अभी समझो ऐसा कोई पॉपुलेशन यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, तो बच्चे ज्यादा हैं तो समझो बच्चों का जो आइटम वगैरह रहता है उनका डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, उनका डिमांड ज्यादा होगा। या बच्चों में भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो समझो स्टेशनरीज की जो आइटम्स रहेंगे उनका डिमांड ज्यादा होगा। या समझो ऐसा कोई पॉपुलेशन है जिसमें बुढ़े लोग ज्यादा हैं, अरे बुढ़े लोग ज्यादा हैं तो समझो तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, मेडिसिन वगैरह का डिमांड ज्यादा होगा। है, हंसो मत, है ना। ऐसे नहीं करने का। बुढ़े लोग मतलब एजेड जो लोग हैं, अगर वो तो समझो उनका थोड़ा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना। तो अभी समझो अगर एजेड
ओल्ड एज पर्सन ज्यादा हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, जो मेडिकल शॉप्स हैं या जो तुम्हारा मेडिसिन वगैरह है उनका डिमांड ज्यादा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक सिचुएशन भी क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारी डिमांड के ऊपर क्या करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और कौन सी डिमांड, मार्केट डिमांड के ऊपर, इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट नहीं करता ये, ठीक है। कि अगर ऐसा कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे बुढ़े लोग ज्यादा है, तो आपको वहाँ पे मेडिकल शॉप ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, रादर देन टॉय शॉप्स, है ना। और अगर ऐसा कोई पॉपुलेशन है, बच्चे ज्यादा हैं, तो वहाँ पे तुमको टॉय शॉप ज्यादा देखने को मिलेगा, या बुक्स या स्टेशनरी का तुमको शॉप ज्यादा देखने को मिलेगा रादर देन मेडिकल, ठीक है। आ रही बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे दो पहलू समझना, सीधे सीधे से पहलू में, ठीक है। या तो इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी में, या इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी में। समझ रहे हो मेरी बात। या तो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का या वेल्थ का, या फिर क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चों इफ इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका इनकम का, सभी का इनकम लेवल सेम है, ठीक है, कोई भी ज्यादा अमीर नहीं है, कोई भी ज्यादा गरीब नहीं है, सबके पास इक्वल लेवल ऑफ इनकम है, तो इन दैट केस जो नॉर्मल गुड्स है ना, इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो जो नॉर्मल गुड्स है ना आपके, मैं बताता हूं नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज्यादा रहेगा ऐसी इकोनॉमी में। ऐसी अगर कोई इकोनॉमी है जहाँ पे क्या है, इनकम और वेल्थ का क्या है बच्चों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी का जो इनकम लेवल है वो सेम है, तो ऐसी इकोनॉमी में क्या रहेगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई इकोनॉमी है जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, जैसे हमारी इकोनॉमी इंडिया की, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, इतने अमीर है कि पूछो मत, और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, इतने गरीब है कि वो भी मत पूछो, और कुछ लोग फिर आते हैं बीच में, जो ना तो समझ पाते कि वो गरीब है या वो अमीर है, वो बीच में अटक के रह जाते हैं, है ना। तो अगर इनकम एंड वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो इन दैट केस उस इकोनॉमी में बच्चों जो आपके लग्जरियस गुड्स होंगे ना, उनका डिमांड ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऐसी इकोनॉमी में जो रिच पीपल हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे किसकी, लग्जरियस गुड्स। नॉर्मल गुड्स की डिमांड तो सभी करेंगे, बट उस केस में लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी, देन द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी हाई, ठीक है, नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज्यादा रहेगा। और अगर इकोनॉमी में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वहां पे लग्जरियस गुड्स का डिमांड ज्यादा रहेगा। सो ये आपके 9 फैक्टर्स थे बच्चों, जो क्या कर रहे थे, इन डिफरेंट डिफरेंट वेज हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। शुरुआत हमने की थी प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, प्राइस का हमने देखा था वो क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट कर रहा था, बाकी सारे जितने फैक्टर्स हमने पढ़े ना, वहां मैंने सिर्फ नाम लिया किसका, डिमांड का, वहां मैंने क्वांटिटी डिमांड यूज नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी केस में इनवर्स रिलेशन था। इनकम पर आए तो इनकम में हमने देखा कि वहां पे हमको दो चीजें देखने को मिली, इनकम जो था नॉर्मल गुड्स के लिए अलग से था और फिर इनफीरियर गुड्स के लिए अलग से था। नॉर्मल गुड्स के केस में हमने बात की थी तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, इनफीरियर गुड्स के केस में बात की थी तो इनवर्स रिलेशन देखने को मिला था, याद है, यस। फिर हमने बात किया था किसका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, तो मैंने कहा था कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, किसी कमोडिटी के अगेंस्ट में है, तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। वहाँ पे दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे विच कैन अफेक्ट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे हमारे पास है ट्रेंड्स ऑफ फैशन और क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन, और वेदर कंडीशन हमको नीचे भी देखने को मिला था, इसलिए हमने उसको वापस डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। देन हमारे पास आता है यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। मैंने बताया था यहाँ पे दो थे हमारे पास, कौन कौन से दो थे बच्चों रिलेटेड गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिडी गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से गुड्स थे बच्चों वो बताओ पहले, हाँ, ये चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, यस। तो सब्सिडी गुड्स में केस में वहां पे क्या था बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा था, वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन हमको देखने को मिल रहा था, ठीक है। फिर हमने बात किया कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पे हमने दो पहलू देखे, या तो चेंज इन प्राइस या फिर अवेलेबिलिटी। चेंज इन प्राइस में ऐसा लगता है कि
प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी, ऐसा लगता है कि प्राइस गिरने वाले तो डिमांड अभी कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी की बात करें, ऐसा लगता है कि ये कमोडिटी फ्यूचर में अवेलेबल नहीं रहेगी तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। देन गवर्नमेंट पॉलिसी के भी दो पहलू थे, टैक्स और यस सब्सिडी। टैक्स रेट बढ़ा, डिमांड कम, टैक्स रेट कम हुआ, डिमांड ज्यादा, सब्सिडी मिला तो डिमांड ज्यादा, ठीक है। देन डेमोग्राफिक सिचुएशन, मैंने बताया आपको पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट करता है डिमांड को। ये देखना पड़ता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, बुढ़े ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे उस मार्केट की डिमांड का इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे इन्फीरियर गुड्स का लग्जरियस गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दीज आर दी 9 फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अरे बच्चों, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हमने पढ़ा, अगर मैं इन फैक्टर्स को एक इक्वेशन में डाल दूं, अभी दिखा? हाँ दिखा। तो यदि मैं क्या करूं, वो जो फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, अगर मैं उनको एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं इस तरीके से, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ यानी फंक्शन ऑफ पी एक्स क्यू एक्स इसके साथ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई क्या है, अरे भैया एक मिनट रुको बच्चों। तो मैं अगर कहूं कि मैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे हमारे, अगर मैं क्या कर दूं उसको इस तरीके से एक इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, इस तरीके से एक इक्वेशन में रख दूं दैट क्यू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एक्स वाई डी जी पी डी सी, तो बेटा इसको हम बोलेंगे डिमांड फंक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? डिमांड फंक्शन। बेसिकली क्या है, जब हम वो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे ना, अगर हम उसको क्या करते हैं एक इक्वेशन के अंदर रखते हैं, ये एक इक्वेशन है बच्चों, है ना, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का काम क्या होता है? टू एस्टैब्लिश रिलेशन। इक्वेशन का काम क्या होता है? टू एस्टैब्लिश रिलेशन। तो डिमांड फंक्शन एक तरीके से एक इक्वेशन होती है, इट इज एन इक्वेशन विच शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या होता है बच्चों? एक इक्वेशन होता है जो आपको बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स डिमांड को कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड फंक्शन। यहाँ पे पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्स का मतलब है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, वाई डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जीपी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डीसी का मतलब है डेमोग्राफिक कंडीशन। तो इनको इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिमांड फंक्शन, एज इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, डिमांड यानी क्यू एक्स, क्वांटिटी क्यू एक्स, ये कितना डिमांड कर रहे हो, बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, चलो
चलो फटाफट से हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ। तो बच्चों लॉ ऑफ डिमांड, अभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है लॉ ऑफ डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड सुनने का बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं, एक लॉ है विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन quantity demanded and price of the commodity. Law of demand states that as price of the commodity increases, its quantity demanded decreases, and if price of the commodity decreases, its quantity demanded will increase. But remember one thing, other factors remaining constant. FOTP जो हमने पढ़ा था ना, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जिसमें हमारे पास था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब। जब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे और क्या हो, प्राइस बढ़ जाए, और प्राइस के बढ़ने से क्या हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए, या समझो प्राइस कम हो जाए और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा लॉ है जो बताता है हमको दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड while other factors remaining constant. Other factors यानी that quantity demanded, जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन देम। और वही हमारा क्या लाता है, अजम्पशन लाता है, उसी हम क्या बोलते हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अजम्पशंस माने कि दैट देयर विल बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर विल बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आना है। और जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं और जब हम इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड यहाँ पे काफी हद तक कंप्लीट हुआ। अभी जो रेस्ट ओवर पोर्शन है हमारा, जो थोड़ा सा ही बचा है, वो हमारे रहेगा किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, ठीक है। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया और साथ साथ क्या हमने चेक किया, लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।